और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करके हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, और अभी तो टाइम है, आप मेहनत करके अपना आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से समझे, देखें और किस तरह से कहाँ पे आपकी दिक्कत है उसको रिजॉल्व करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के। तो क्या होगा, यहाँ पे हम अच्छे से पेपर को एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे और किस टाइप के सवाल क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेनली ये मॉडल पेपर जितने भी बोर्ड हैं तो जितने भी बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं सभी के लिए हैं, क्योंकि मॉडल पेपर का मीन्स होता है एक पेपर का, रियल पेपर का ओवरव्यू देना कि पेपर इस टाइप से बनते हैं। तो आप सब जितने भी हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का है, इस पेपर को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को एनालाइज करें कि हम किस लेवल पे हैं और हमें कितनी प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी। क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं रियल पेपर में, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहता है। तो क्या है, बिना देर किए हम करेंगे एक एक पॉइंट को समझ के। तो सबसे पहले क्या है, ये सभी को पता होता है 70 मार्क का पेपर होता है आपका, और क्या होता है 70, और टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट। फिर यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन दिए होते हैं। इंटरेक्शन का मीन्स यहाँ पे दिया है आपको कि कितने अंक का कौन सा उत्तर होगा, और वैसे भी यहाँ पे सामने लिखे होते हैं सबके क्वेश्चन के कि ये कितने मार्क का, ये कितने मार्क का है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन के प्रिंटिंग में मिस्टेक है, पहले क्वेश्चन के प्रिंटिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है, हम पहले से सॉल्व करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है उसने, एक प्रोटीन जिसका आयतन दे रखा है वॉल्यूम कितना, सेमी 3 में। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका, सेमी की पावर 3 में हमें कन्वर्ट करना है इसे लीटर में। इसमें कन्वर्ट करना है लीटर में। 1000 से 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, 1 से 1 गया, इससे ये गया, और 2 से कितना गया, 5 टाइम गया। तो बी हो गया हमारा 1/5 लीटर। फिर उसने दिया है प्रोटीन दिया है उसने, प्रोटीन कितना है, इतने ग्राम है, और टेम्परेचर 300 केल्विन है। पराशर दाब उसने दे रखा है इतना। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान बताना है। आपको पता है विलय और विलायक पढ़ते हुए हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हमारा विलय होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसे छोटे सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू की। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू ये क्या है हमारा, टेम्परेचर, और यहाँ पे दे रखा है पराशर दाब, राइट। ये हो गया। हम किससे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पराशर दाब का फॉर्मूला होता है हमारा W/m/R/T। यहाँ पे R जो लगाएंगे आप, यहाँ पे नोट तो करें, यहाँ पे फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा। R लगाएंगे हम 0.0821। ये हो गया। हमें कैसे डिफाइन करना है, m को डिफाइन करना है। क्या पूछा उसने, मोलर द्रव्यमान पूछा है ना, m पूछा है। अगर m डिफाइन करना है तो मैं बोलता हूँ पहले आप इसको, जिसको डिफाइन करना है एक साइड कर लो, फिर उसके बाद वैल्यू रखो, दिक्कत नहीं आती। पहले वैल्यू रखोगे इधर उधर करोगे दिक्कत आती है, सिंबल आसानी से इधर उधर हो जाती है। तो m को इस साइड जाएगा, स्मॉल m, यहाँ पे हमारा पराशर दाब, और RT। आप अब तो वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी इसका आंसर मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों में दे रखा है, पॉइंटों में नहीं आएगा इसका आंसर इतना। तो यहाँ पे आंसर कोई भी, ये सब रॉन्ग आंसर दे रखे, राइट। आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर आता है देखो दूसरा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पूछा है मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। तो हमें पता है, मैंने बताया था क्या, एक तो पूर्ण भरा हुआ, कंप्लीट भरा हुआ, पूर्ण भरा जो हमारा होता है कोष, या फिर आधा भरा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, डी की बात चल रही है। तो डी में कितने होते हैं, कक्षक कितने होते हैं डी में, 1 2 3 4 5 होते हैं ना, 5 होते हैं। एक में कितना आते हैं, 2 आते हैं। अब इसमें अगर हम कितने भर दें, देखो स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायी की, तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है फुलफिल मतलब कंप्लीट भरा हुआ। तो कंप्लीट भरेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें, 10। तो डी में अगर 10 हुए सबसे ज्यादा स्टेबल,
फिर आधे, आधे का मीन्स 10 के आधे 5, एक एक आएगा इसमें। तो उसके बाद स्टेबिलिटी का देखें तो 5 वाला होगा। फिर उसके बाद सब इसके बाद आते। तो यहाँ पे देखो कौन सा होगा स्टेबल, 10 तो है नहीं, 10 तो डी से मतलब नहीं है आपको, ये तो बस ये बताता कौन से कोर्स का है, कौन से कोर्स का है, कौन से सेल का है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा। क्लियर। आगे देखो, आगे यहाँ पे दे रखा है इसमें संकुल, ये अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिया है उसने, NH3, यहाँ पे ये है NH3 है, ठीक है। और बाहर दे रखा है Cl2 है, यहाँ पे Cl2। जब पढ़ाया था कितने अच्छे से बताया था, ये तो टूटता ही नहीं है, बट टूट के ये बाहर वाला अलग होता है। तो ये अलग हो जाएगा, तो कैसे अलग होगा, देखो ये अपना अलग हो जाएगा, ये कंप्लीटली CONH3 का 6 ये अलग हो जाएगा। और यहाँ पे 2 Cl, कितने Cl है, 2 Cl अलग हो जाएंगे, तो 2 Cl माइनस, इस पे कितना आ जाएगा +2। कितने आयन बने, एक ये, 2 ये, 3 बने, कितने बने 3। तो उसने यही पूछा संकुल में बिलियन में कितने आयन होंगे, कितने आयन होंगे, 3 आयन होंगे, 3 आयन। क्लियर। यहाँ पे आता है, आज आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री का पेपर होता क्या है। बातें करने से काम नहीं चलता, ये काम, ये इसका काम नहीं चलता कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ अभी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोचोगे हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी पेपर बनेगा। पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हें समझना पड़ेगा, ना कि पेपर वाले को तुम्हारे अकॉर्डिंग पेपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ टॉपिक को, वरना ऐसे में 2 घंटे पढ़ा दो क्वथनांक को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है क्वथनांक की बात। क्वथनांक की बात अगर आती है तो एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 ऐसे जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसको सोचो कि अगर क्या हुआ, 2 हैं और दोनों आपस में रस्सी से बंधे हैं, तो उन्हें अलग करना मुश्किल होगा ना, और अलग अलग हुए तो आसान होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात होती है कि जब जिसके पास OH है, जिसके पास OH है या NH है या FH HF है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे एल्कोहल में OH है, एल्कोहल में OH है, तो अगर 2 एल्कोहल होंगे तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही है, जैसे मान लीजिए हमारा एक एल्कोहल ये है और एक एल्कोहल हमारा ये है, ये आपने पढ़ाया था मैंने, इस पे हल्का पॉजिटिव निगेटिव और इस पे हल्का पॉजिटिव हल्का निगेटिव हल्का पॉजिटिव, ऐसा रहेगा ना। तो इसका निगेटिव इससे बॉन्ड से जुड़ जाएगा, इसे ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अब इसे उड़ाना मुश्किल है ना, क्योंकि ये बंध गया। इसी तरह से जो जितना उसमें क्या होगा, इस तरह का चार्ज डाइपोल बनेगा, द्विध्रुव के टाइप का बनेगा, तो वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कैपेसिटी दिखाएगा, वो उसे उड़ाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे देखो कभी कभी ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो यही बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली ये बना रहा है, क्योंकि मैंने बोला 3 ही बनाते हैं, OH NH HF, इसमें बस यही है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। देखो इस ट्रिक से भी आंसर निकल रहा है, OH केवल इसी वाले में, बाकी में है ही नहीं। OH इसी वाले में ना, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, लेकिन आप इसका होगा ना, सिंपल सी बात है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण से क्या बनता है। तो सिंपल सी बात है, इससे हमारी क्या बनती है, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनती है। प्राथमिक एलिफेटिक, एलिफेटिक तो मीन समझते हो ना आप, R वाली, कौन सी वाली, RNH2, क्योंकि एरोमेटिक कौन सी होती है, बेंजीन वाली, बेंजीन वाली होती है, तो ये बनती है एलिफेटिक, एलिफेटिक। अब आता है माल्टोज बना होता है। माल्टोज किसका बना होता है, ये है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मीन्स ये 2 से बना होगा, 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा। डाई का मीन्स समझ रहे हो, 2 से जो बना है, मोनोसैकेराइड मीन्स अकेला। तो यहाँ पे ये डाइसैकेराइड है, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, तो ये 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा। 2 मोनोसैकेराइड, पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकता, लेकिन एक मोनोसैकेराइड हमने माना ये और एक मोनोसैकेराइड माना ये, तो ये तो अलग अलग है ना मोनोसैकेराइड, अगर ये जुड़ गए तो क्या बन गया, डाइसैकेराइड। जैसे यहाँ पे माल्टोज का एग्जांपल दे रखा है, किसका, माल्टोज। अब माल्टोज किन 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा, तो वो बना होता है हमारा
कहाँ पे गया, ग्लूकोज से। किससे, ग्लूकोज से, वो भी कौन से, अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि एक होते हैं अल्फा ग्लूकोज और एक होते हैं बीटा ग्लूकोज, तो कौन से अल्फा ग्लूकोज के दो अणु होंगे, तो इसका आंसर ये होगा। कोई दिक्कत, तो ये तो समझ आ गए सब। यहाँ पे देखो आगे क्या है, वांटोफ गुणांक। वांटोफ गुणांक क्या होते हैं, ये अनुसंख्यक गुणधर्म से किस तरह से जुड़े होते हैं। वांटोफ गुणांक जो होता है वो आई होता है, क्या होता है, आई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे जल्दी भी कराना, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट न हो। तो वांटोफ गुणांक क्या होता है, वांटोफ गुणांक बिलियन में संयोजन या वियोजन को बताता है। संयोजन का मीन्स जुड़ना, वियोजन का मीन्स ब्रेक होना, टूटना, तो ये बताता है वांटोफ गुणांक। तो हम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, वांटोफ गुणांक किसी बिलियन में क्या बताता है, संयोजन या वियोजन को बताता है। इसका संबंध बताना है, किस प्रकार संबंध होता है, तो आपने जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े उसमें आई यूज हो जाता है। आई यूज होता है कैसे, देखो ये इसे निकालते हैं हम वियोजन की, ये वियोजन के बाद, वियोजन, वियोजन या संयोजन, संयोजन के बाद क्या, अणुओं की संख्या, अणु या आयन की संख्या, ठीक है। संयोजन और वियोजन के पहले अणु या आयन की संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास NaCl है, क्या है, NaCl को ब्रेक करोगे Na जाएगा और Cl जाएगा। आप देखो पहले कितने थे, इसका एक ही तो था अकेला, आप कितने बन गए, एक Na और दो, तो कैसे निकालोगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा, वियोजन के बाद कितने बन गए, दो, पहले कितना था एक, तो I इज इक्वल टू 2। क्लियर। इसका क्या आता है, जितने भी आपने अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं वो क्या होता है, आपने पढ़ा था डेल्टा टी एफ पढ़ा था, और यहाँ पे क्या था, के एफ इंटू एम मोललता। यहाँ पे हम सब में आई यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। वो बात अलग है कि जिनके लिए बन जाता है, आई का मान जिनके लिए क्या जाता है, बन जाता है, इसलिए वो हट जाता है, लेकिन रियल फॉर्मूला हमारा यही होता है। क्योंकि जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज इस साइड भी ग्लूकोज ही रहेगा और इस साइड जाके भी ग्लूकोज ही रहेगा, ग्लूकोज ही रहेगा ना वो, तो क्या होगा, आई निकालोगे तो इसका भी वन और पहले भी वन, तो आई बराबर क्या हुआ, वन, वन लगाओगे तो हट जाता है, इसलिए ये होता है। अब आता है अंतरकाशीय यौगिक क्या होते हैं, ये बताया था, याद करो अंतरकाशीय यौगिक क्या होते हैं। अंतरकाशीय यौगिक जो हमारे धातुएं, संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातु होती है ना, तो उनके जो क्रिस्टल होते हैं वो इस तरह से होता है ना, स्ट्रक्चर उनका इस तरह से होता है, और यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में गैप होता है, गैप होता है ना, और इन गैप में आके क्या होते हैं, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, जैसे H है और ये क्या होते हैं, इसमें बीच में फंस जाते हैं, HCl बताया था ना, यहाँ पे फंस जाएंगे ना, इसी को क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय यौगिक बोलते हैं। समझाया था, अच्छे से याद होगा, राइट। और ये क्या है, ये इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातु के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, भली प्रकार से ज्ञात इसलिए तो है क्योंकि ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, और उसके गैप होता है, उस तरह से बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाली आगे वाली लाइन जो है पेपर के अकॉर्डिंग इतनी बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो है, हो सकता है ये, क्योंकि कुछ कुछ लाइनें अजीब अजीब डाल देता है। देखो जैसे पहला ऑब्जेक्टिव भी गलत कर दिया उसने टाइपिंग में, तो ये लाइन मेरे अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है पेपर के हिसाब से, ये वाली लाइन अच्छी है, क्योंकि ऐसे ऑड क्वेश्चन क्या कहीं कोई जिक्र नहीं उसका किताब में, बुक में कुछ अजीब सा, तो ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो अब आता है स्पेक्ट्रमी श्रेणी। जब मैंने लिंगैड पढ़ाया तो याद करो, मैंने बोला था प्रबल लिंगैड और दुर्बल लिंगैड था ना, था। तो हम क्या करते हैं, लिंगैडों को उनकी एक क्रम में लगाते हैं, लिंगैडों को क्या करते हैं, हम एक क्रम में लगाते हैं। कैसे बताया था मैंने, इस तरह से हमारे सॉलिड थे, फिर कम थे, फिर कम थे, इस तरह से दुर्बल थे ना, प्रबल थे, फिर दुर्बल थे, तो एक सीरीज बन गई थी ना, जब पढ़ाया था याद करो। तो सिंपल में याद रखना है कि लिंगैड्स को क्या होते हैं, जब एक सीरीज में लगाते हैं उनकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, किसके, लिंगैडों को उनकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग जब एक सीरीज में लगाते हैं, एक श्रेणी में लगाते हैं, तो एक श्रेणी जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रमी श्रेणी बोलते हैं, बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब यहाँ पे देखो उसने बोला है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, मैंने कितनी बार रिएक्शन, पूरा पेपर रिएक्शन पे बेस है, ये रिएक्शन नहीं आएंगी तो होगा नहीं। मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बताया क्या,
दो एक क्वेश्चन थे वो एक्स्ट्रा, बाकी इक्वेशन है और इक्वेशन में नेम सेम रहते हैं। क्लियर? आप ध्यान से समझना, आगे का पेपर जो सेम है। यहाँ पे देखो क्लोरो एथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरो एथेन से तो मैंने कितनी बार बोला है कि पहले आप देख लो कि किससे क्या बनाना, दोनों को लिख लो। तो क्या है हमारे पास क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन क्या होता है? CH3CH2Cl, यही है ना। और इससे क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है? ब्यूटेन। यही बनाना है ना। एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें ये डबल हो जाते हैं, एक ही रिएक्शन ऐसी है। अब खुद सोचो क्या करना है आपको? डबल करना है। सी कितने हैं? 2, यहाँ पे C4 करने। कौन सी रिएक्शन ऐसी जिसमें हम डबल करते हैं? सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ना, ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर में, तो ऐसा करते हैं ना, 2Na लेते, यहाँ पे 2 लगाते हैं ना। यहाँ पे शुष्क ड्राई ईथर होता, कैसा ईथर? शुष्क ईथर होता। क्या होता? 2N, 2 क्या बना लेते? 2NaCl बना लेते हैं ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं? देखो डबल, CH3CH2 दो होते हैं ना, वो दोनों आपस में जुड़ के बन जाते। बताया था। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या दे रखा है उसने? एथिलीन ग्लाइकोल, किसमें? वाटर में। ब्लैक तो छांट सकते हो ना। सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्वेंट होगा, वो तो छांट सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है क्वांटिटी से छांट लेते हैं हम, क्वांटिटी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है ना। तो ये कैपिटल W और ये स्मॉल w। क्लियर? कैपिटल उसने क्या पूछा है? हिमांक पूछा है। हिमांक पूछा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। पूछा है क्या? अवनमन। डेल्टा TF पूछा है। क्या पूछा? डेल्टा TF। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता? डेल्टा TF का फॉर्मूला ये तो होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। KF होता है ना, और M मौलनता। ऐसे निकालते ना? अरे ऐसे नहीं निकालते ना। फिर हम M का लगाते हैं। M की जगह क्या लगाते हैं? इसका फॉर्मूला। तो आगे फॉर्मूला क्या बन जाता है? KF बन जाता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा? M आएगा, W आएगा, और यहाँ पे M आएगा। इस तरह से एथिलीन ग्लाइकोल का आपको क्या निकालना है? मतलब अणु भार निकालना है। तो आपको इससे इसको सॉल्व करना है। कौन सा? एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल ये निकालना सिखाया है यहाँ पे। C कितने हैं? 2, तो C का कितना हो जाएगा? C का 12 होता है, 24 हो जाएगा। H का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। O का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। जोड़ के M आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्राथमिक एल्कोहल, ये अभी कराया था मैंने, अभी क्लास ली थी ना। प्राथमिक एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्राथमिक एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है ना। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये हमारा कोई भी प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है हमारा? प्राथमिक एल्कोहल। मैंने बोला था फिरबल किसमें? KMnO4 है। KMnO4 फिरबल ऑक्सीकारक में ऑक्सीकरण करा दो तो क्या बन जाता है? COOH। यहाँ पे क्या है? प्रोपेन टू ऑल को प्रोपेन, यहाँ पे देखो क्या है? प्रोपेन है पहले तो, प्रोपेन है, 2 पे ऑल है। क्या है? 2 पे ऑल, प्रोप 2 पे ऑल। तो ऑल कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे, तो CH3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? CH और CH3। इससे क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है? कहाँ पे गया? प्रोपीन। क्या बनाना है आपको? प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाना है, ये बनाना है। मैंने बोला इससे आप खुद दिमाग लगाओ कैसे बना सकते हो। यहाँ पे H चला जाए, यहाँ पे क्या चला जाए? OH चला जाए और H चला जाए। HOH जाएगा तो आपको सोचो, मैंने पढ़ाया तो बताया कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड बढ़ाना है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बढ़ाना है
तो यहाँ पे OH चला जाए, यहाँ पे H चला जाए, एक एक चल के H2O निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा काम कौन कराता है? सांद्र कंसंट्रेशन कौन? H2SO4। H2SO4 में क्या कर दो? हीट कर दो, इसे गर्म कर दो, H2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर? H2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे आता है हमारा विभेद करना है, डिफरेंट बताना है क्या होता है। एसीटैल्डिहाइड और एसीटोन, एसीटैल्डिहाइड और एसीटोन। एसीटैल्डिहाइड क्या होता है? यहाँ पे कर दूं ना, जगह है। एसीटैल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, CHO होता है। और एसीटोन क्या होता है? CH3CO CH3। और इस इक्वेशन को आप कैसे कर सकते हैं? एथिल मैथिल में भी कर सकते हैं। मैंने आर में कराई है, मैंने दोनों में कराई है। यहाँ पे क्या ले लोगे आप? CH3CH2OH, ऐसे भी कर सकते हो आप। कभी सोचो ऐसे कैसे हो गया? CH3CH2OH के मैंने 4 में करा दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये हो गया। आपको इसमें डिफरेंट करना है। तो आपने क्या पढ़ा था कि ये जो होते हैं एल्डिहाइड फेहलिंग, विलियन और टोलन अभिकर्मक से रिएक्शन कर लेते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? अम्ल में चेंज हो जाते हैं, और ये रिएक्शन नहीं करते। दोनों में डिफरेंट हो गया। किससे कर लेते हैं ये? किससे कर लेते हैं? Ag2O से भी कर लेते हैं और CuO से भी कर लेते हैं। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अम्ल में, एसिड में, COOH, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ना, दोनों से रिएक्शन करके। लेकिन इससे ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ना ही ये Ag2O से करता, ना ही CuO से करता। ये आता है पेपर, भाई साहब अच्छे से देख लो, तुम्हारे अकॉर्डिंग आता है पेपर ऐसा आता है। ये हो गया। आप देखो आगे। अब यहाँ पे ये है बकवास क्वेश्चन, ये है हाँ बकवास क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, चांसेस नहीं है ऐसे, पता नहीं क्या है। तो क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसे। कौन सा? DNA का रह गया क्या? हाँ, एक ये रह गया, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन कौन सा होता है? एसिटोफिनोन होता है ये COCH3, COCH3। और ये होता है हमारा, यहाँ पे भी बेंजीन और CO, और यहाँ पे भी बेंजीन, दोनों बेंजीन जुड़ी है, राइट। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। जिसके पास CH3 क्या हो, जिस ग्रुप के पास, हमारे पास क्या होना चाहिए? CH3CO ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH3CO ग्रुप होना चाहिए। वो आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। कैसा परीक्षण? आइडोफॉर्म। और जिनके पास नहीं होता वो नहीं देते। अब बताओ दोनों में कौन देगा आइडोफॉर्म परीक्षण? ये वाला आइडोफॉर्म दे देगा रिएक्शन, और ये वाला आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे देगा। दोनों में डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। आगे देखो, DNA में कौन सा होता है? ये तो देखो, संरचना तो कभी नहीं मांगता यहाँ पे, ये तो फालतू की बात है कि संरचना दो, संरचना नहीं मांगता। आपको नेम मांग सकता है? थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये नाम मांग सकता है, लेकिन संरचना इनकी नहीं मांगेगा। संरचना मांगेगा तो वायु में मांगेगा, यहाँ पे कोई संरचना का तो जुगाड़ ही नहीं बन गया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बोला है आसवन द्वारा, फिर भी मैं बता देता हूँ, फिर भी इसे बता देता हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। उसने बोला है कि एथेनॉल, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों? अभी हमने पढ़ा था एथेनॉल है। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है CH3 और एथेनॉल ही है ना, OH ये होता है, ये होता है ना। इसमें मान लिया हमने पानी घुलाया, क्या घुलाया इसमें? पानी, प्लस नहीं लगाना, पानी में ये डाला है। अब आपको पता है जब पानी में डलेगा तो ये दोनों क्या बना लेंगे आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी बताया था ना मैंने, ये मैंने बोला था जिसके पास OH है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एथेनॉल के पास भी OH है, जल के पास भी, इसका स्ट्रक्चर तो पता है ना आपको। दोनों के पास OH है, OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। आसमान का मीन्स होता है जब आप इसे गर्म करोगे तो दोनों अलग हो जाते हैं। आसमान का मीन्स होता है जैसे मान लो रेता डला हुआ है पानी में, तो उन्हें आप दोनों को आसमान करके अलग कर सकते हो। आसमान का मीन्स जैसे ही आप हीट करोगे पानी अलग हो जाएगा, रेता नीचे रह जाएगा, उसे कहते हैं आसमान। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का क्वथनांक लगभग सेम है और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। आप उड़ाओगे भी, गर्म करोगे तो दोनों उड़ेंगे, आपको पता है पानी भी उड़ जाएगा और एथेनॉल भी। तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते, क्लियर। और बाकी राउल के नियम से धनात्मक और अलग किया जा सकता है,
कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, सिंपल सी बात है, 2 प्रकार के होते हैं, जो धनात्मक दिखाते हैं विचलन और ऋणात्मक दिखाते हैं। लेकिन ये रियल में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये बकवास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब चालकता मौलर चालकता, देखो मैं यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन है तो नहीं लिखाऊंगा, आपको पता है चालकता और मौलर चालकता क्या होती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो लगभग ये भी नहीं पता होगा तो फिर इसका मतलब क्या पता होगा तुम्हें। मतलब मौलर चालकता और चालकता ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, तुम्हें सबको पता है, सबको ही पता होगी लगभग, जिसने थोड़ा भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये तो दोनों पता होंगे। यहाँ पे अब करना है देखो अभिक्रिया, रिएक्शन आ गई हमारा ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है कोई है। आप क्या करना है, आपको अवकलन वेग समीकरण लिखना है। अगर हम सिंपल वाला समीकरण लिखे तो मैंने कितने अच्छे से बताया कि जितने कोटि है ऐसे लिखो उसको, उसके ऊपर इतनी पावर लगा दो, ए के क्या है प्रथम तो 1 और बी के द्वितीय तो 2। रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, लेकिन उसने क्या पूछा है देखो अवकलन क्या होता है, डी में होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको रिएक्टेंट करके डी आर अपॉन डी टी, ये रिएक्टेंट से निकालते हैं ना तो क्या आ जाएगा के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, राइट। तो अब उसने बोला है बी की सांद्रता को 3 गुना करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कितना कर दो 3 गुना कर दो तो बी की जगह कितना कर दोगे 3, बी की जगह जब 3 करोगे तो ये तो सेम रहेगा, ये क्या रहेगा अपना सेम, तो बी कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर करोगे तो 3 से कितना आ जाएगा 9। तो पहले के कंपेयर में देखो कितना हो गया, पहले के कंपेयर में कितना हो गया 9 गुना नहीं हो गया, 9 गुना हो गया पहले कंपेयर में, 9 गुना ज्यादा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 9 गुना हो गया। इसको आप ट्राई करना, ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दी, आपको क्या करना है ए को भी 2a करना है और बी को भी 2a करना है। आप करोगे जितना आएगा बाहर आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा पहले से कितना हो गया। देखो पहले ये था ना, पहले ये था, अब कितना आया, पहले वाले से 9 ज्यादा आया है, 9 गुना ज्यादा आया है, ये हो गया। फिरबल अपचायक और ऑक्सीकारक, फिरबल अपचायक और ऑक्सीकारक, यहाँ पे समझो देखो अपचायक का मीन्स क्या होता है, अपचायक का मीन्स क्या होता है, अपचायक एक होता है अपचयन और एक होता है अपचायक, दोनों में डिफरेंट होता है। अपचायक वो होता है जो अपचयन कराता है लेकिन उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीकरण होता है तो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब क्या बोला उसने, क्या बोला है, देखिए कोई ध्यान से कुछ समझ आ रहा है, पढ़ा तो था तुमने शायद, करेगा पक्का, ऑक्सीडेशन नंबर याद आ रहा, अरे बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर याद आ रहा, नहीं आ रहा, देखो क्या इसका मतलब Cr प्रबल अपचायक है, Cr+2 की फॉर्म में है तो ये अपचायक मीन्स ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा ना। तो क्यों होगा ऐसा, देखो Cr+2 अगर एक इलेक्ट्रॉन और देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी Cr की +3 ऑक्सीडेशन जो अवस्था है वो ज्यादा स्टेबल है +2 से, और कोई इंसान किस साइड जाना चाहेगा, जहां पे वो एकदम स्टेबल है, स्टेबल का मीन्स तो आप जानते हो ना, नो टेंशन। तो ये +2 में, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, तो यहाँ पे टेंशन है, मतलब स्टेबल नहीं है। +3 में क्या है, ये नो टेंशन है, तो ये क्या होगा +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए किसकी तरह बिहेवियर करेगा, अपचायक की तरह। अपचायक का ऑक्सीकरण होता है, देखो एक होता है अपचयन, एक होता है ऑक्सीकरण, वो अलग चीज है। अपचायक का मीन्स होता है जो अपचयन कराता है लेकिन उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक का मीन्स होता है दूसरे का ऑक्सीकरण कराता है लेकिन उसका अपचयन होता है। उसने बोला और मैग्नीज+3 प्रबल ऑक्सीकारक है, मैग्नीज+3 का मीन्स Mn+3, Mn+3 क्या है भाई, ये क्या है ऑक्सीकारक का मीन्स इसका अपचयन होगा, इसका क्या होगा अपचयन, अपचयन में क्या करेगा ये, अपचयन में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, सीधी सी बात है लेगा ना, हाँ
क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 5 ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा? 5। आपको वैसे भी पता है कि 5, 10 सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। 5 और 10 सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये अपनी कौन सी स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा? पहुंच गया है? क्या है? ऑक्सीकारक। इसका अपचयन होगा। क्या होगा इसका? अपचयन होगा। अपचयन होगा इसका। तो इसका क्या करना है? इसका करना है अपचयन, मतलब ऑक्सीकारक। हाँ, ऑक्सीकारक है ना, तो ऑक्सीकारक क्या होता है? अपचायक का होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकारक का होता है अपचयन। अब यहाँ पे देखो क्या है? D1 अत्यधिक अस्थायी है। अस्थायी का मीन्स, अस्थायी का मीन्स मतलब ज्यादा ही अनबैलेंस है। ये ज्यादा ही क्या है? इसको आप कर लेना, क्या करेगा बस, ये ऑक्सीकारक है ना, ट्रिपल ऑक्सीकारक है, तो ये क्या करेगा? अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लेगा। हाँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बाई चांस। ये भैया ले, ये देगा। अब चाय का मीन्स होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन देता है। अब ऑक्सीकरण का मीन्स होता है अपचयन, अपचयन में इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं, कहाँ पे? ये आप चाहे ना, इसका ऑक्सीकरण होगा। उसका ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन देता है भाई, और जिसका ऑक्सीकारक है उसका अपचयन होता है, और अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है। 3 बार बोल दिया मैंने कम से कम। ऐसे समझ लो कि ऑक्सीकरण का उल्टा ऑक्सीकारक। हाँ, उल्टा है। यहाँ पे देखो, अब आता है अधिक क्या है? अस्थायी अनबैलेंस है। अनबैलेंस क्यों होगा? अनबैलेंस इसलिए होगा कि D0 भी है। D0 भी है तो क्या होगा? देखो D5 में भी स्टेबल, D10 में भी स्टेबल, D0 में भी तो स्टेबल। उसे तो टेंशन नहीं कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना है, वो भी तो नो टेंशन है। तो अब एक बात बताइए, आपका नंबर किसी जॉब में 1 से रह जाए तो आप कितने बेचैन होंगे अंदर से? 50 से रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे पता है मेरे पास D1 ही है, अगर ये चला जाए ना तो मैं नो टेंशन हो जाऊं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसे D0 में जाने पे नो टेंशन। तो इसलिए, क्योंकि ये बिल्कुल पास है, देखो 1 दिया और नो टेंशन हो गया। ये भी एक प्राथमिक द्वितीयक तुलना ईंधन सेल से कर सकते हैं। वैसे इसके लाभ आप याद कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बाकी कोई इंटरेस्ट है नहीं इसका। इसमें क्या किया उसने, सब क्वेश्चन दे दिए। जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया ही नहीं, मेन क्वेश्चन दिया ही नहीं। वो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप इसके लाभ देख लेना, लाभ देख लेना। थ्योरिकल है, याद कर भी सकते हो। वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एथिलामीन बनाने की 2 रासायनिक समीकरण दीजिए, और इसकी अभिक्रिया किसी 2 से या 3 से बता देगा। उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो पूरे मॉडल पेपर में नहीं दिया। जो मेन पेपर होता है मेन क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, वो इसमें है ही नहीं। तो वो आता है, वो ध्यान रखना, वो आता है, और 5 नंबर का आता है। कैसा? वो रिएक्शन बोलेगा कि आप इसकी कोई भी जितने आपने पढ़े कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 2 विधियां दीजिए, और इसकी रिएक्शन इसके साथ कराइए, तो वो देता है। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इसका वो है नहीं रोल। अब यहाँ पे देखो, आप इसको करना है। उसने क्या बोला? प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक K दे रखा है। क्या दे रखा है? कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता से इतने गुना भाग रह जाने पर कितनी रह गई? कितनी? पहले वाले के 1/16 रह गई। तो पहले माना हमने कितनी थी? A थी, तो बाद में कितनी रह गई? 1/16 रह गई ना, रह गई। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? हम 2 तरह से यूज करते हैं। एक तो क्या, एक तो हम करते हैं ये वाला करते हैं। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2.303/K log 10 पे, यहाँ पे आएगा R0 मीन्स जो पहले वाली सांद्रता थी इसकी, और यहाँ पे आता है R T, जो T समय पे इसकी रह गई। तो रह कितनी गई? अब तो आप लगा दोगे यहाँ पे K कितना है अपना। देखो बस ऐसे तो लिखना है, इसका मान ही लगाना है। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, यहाँ पे 0.303। K कितना है? 60। यहाँ पे log 10 है, और ये कितना है अपना A, और ये कितना है? A/16। जब ऊपर करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 16 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे।
यहाँ पे आ जाएगा ना, तो 2.303/60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 10। 60 आ जाएगा तो 60 क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और आप अच्छे से जानते हो कि इसका क्या होता है, जितनी पावर होती है आगे आ जाती है, आगे आ जाती है, तो यहाँ पे 4 काय में आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 2.303/60 और यहाँ पे क्या है log 10 पे 2 बचेगा और log 10 पे 2 की वैल्यू होती है 0.30। कितनी होती है 0.30। इससे थोड़ा सा काट दो, 30 बचा। कितना बचा, ये 30 बचा ना, 2 से काट दिया हमने और यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, बाकी आप ठीक है ना, 2 से तो काटा है, आपको करनी है मल्टीप्लाई 303/30 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.30। 30 10 होती है, 30 लगा के भी काम कर सकते हैं। ये करना है ऐसे करके, राइट। यहाँ पे प्रथम कोटि इतने प्रतिशत वियोजित हो गया, निकल गया। ये टाइप का क्वेश्चन भी कराया मैंने, निकल गया तो वियोजित कितना हुआ, निकला कितना, जो निकलता है अपने क्या मानते हैं उसको, एक्स मानते हैं ना। और कितने मिनट लिए, 40। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक्स कितना है इसका 30। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया अच्छे से। और क्या है इसका टाइम कितना है, टी 40 है, राइट। अब एक्स अपना इतना है तो अपने को क्या चाहिए, मैंने बोला दूसरे टाइप का भी तो फॉर्मूला लगाते हैं अपने, तो अपने को चाहिए ये वाला फॉर्मूला a माइनस एक्स। क्या चाहिए, a माइनस एक्स। मैंने बोला था जब परसेंटेज में दिया हो तो a अपने साइड से कितना मान लो, 100 मान लो। क्या मान लो, 100। आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस एक्स कितना आएगा, कितना घटा दोगे आप इसमें से, 70 आ जाएगा ना। तो दूसरा फॉर्मूला जो बता दिया था मैं, क्या निकालना है आपको, t1/2 निकालना है, t1/2 निकालना है। तो t1/2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t1/2 निकालने के लिए भाई आपको चाहिए 0.693/k। क्या चाहिए, k। और k किससे निकालोगे आप, इसकी हेल्प लेके। जब ये इक्वेशन इस तरह से होता है, अगर t निकालना था तो t इधर, k नीचे, k निकालना तो k को इधर ले जाओ, t को नीचे ले आओ। तो क्या होगा, k यहाँ पे 2.303 अपॉन कितना आएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था ऐसे भी यूज करते हैं, a और a माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है, यहाँ पे उसने नहीं दे रखा मॉडल पेपर में, लेकिन लॉग की वैल्यू आपको मिलेंगी, क्योंकि 12th के बच्चों को इतनी लॉग की वैल्यू याद नहीं होती, पेपर में दी होती है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। प्रथम कोटि ये हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों टोलन अभिकर्मक से क्या करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, COOH, मतलब दोनों टोलन अभिकर्मक फैलिक विलयन से रिएक्शन करते हैं। वही पूछा, देखो दो समान रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मीन दो ऐसी इक्वेशन जो दोनों देते हो। तो फ्रक्टोज भी टोलन ऑफ फैलिक विलयन से रिएक्शन करता है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज दोनों करते हैं। तो दो रिएक्शन हो गई, एक बार टोलन अभिकर्मक से, एक बार फैलिक विलयन से। विटामिन सी, ये तो सिंपल सा है, विटामिन सी और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। है ये तो खट्टी चीजों से मिलता है और ये गाजर इन चीजों से मिलता है। और क्या होता है, इससे रतौंधी हो जाती है, इससे स्कर्वी हो जाती है। सी से क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसकी ए की कमी से क्या हो जाएगा। उसने पूछा क्यों आवश्यक है, तो हम बोल देंगे भाई इसमें आवश्यक है, क्योंकि ए की कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी का रोग हो जाएगा, और सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, इसलिए आवश्यक है। ये मैंने कितने अच्छे से कराया था, द्विदंतुर और उभयदंतुर। द्विदंतुर कौन से होते हैं, द्विदंतुर कौन से होते हैं, जिनमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, दाता होते हैं, वो द्विदंतुर होते हैं। उभयदंतुर कौन से होते हैं, उभयदंतुर वो होते तो उसमें दो हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल किया था किसका, CN का किया था ना, इस तरह से माइनस का होते हैं, N के पास भी है और इसके पास भी होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही देता है। और एक हाँ भाई, द्विदंतुर में क्या होता है, दो परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक साथ देते हैं। यहाँ पे उभयदंतुर में होते तो दो हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही देता है। कीटल प्रभाव भी, कीलेट प्रभाव भी बताया था मैंने। क्या लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर एक चक्कर सा बना लेते हैं, याद है ना, क्या बना लेते हैं, एक बलीय संरचना, बले की तरह संरचना बना लेते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कराया था, इसे ही बोलते हैं कीलेट प्रभाव, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो ये सिंपल सी रिएक्शन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसे करने में। मेथिल क्लोराइड KCN, मेथिल क्लोराइड KCN
एन। आप तोड़ो, के प्लस में सी एन माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या निकल जाएगा के सी एल, के सी एल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एन। क्लियर। मेथिल क्लोराइड की KOH के साथ किसकी है एथिल क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl प्लस KOH। तोड़ो इसे, K प्लस OH माइनस ये प्लस Cl माइनस, तो क्या निकल जाएगा KCl, क्या KCl, और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH। लेकिन ध्यान रखना ऑर्गेनिक नहीं आई पेपर नहीं होगा। ये हो गया, ये तो सबसे सिंपल है। ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से याद करो, बस मैग्नीशियम बीच में फंस जाता है और क्या बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पे करा दो बस, ये तो सिंपल सा है। ब्रोमोबेंजीन होता है ना, शुष्क ईथर में कराते हो, किससे Mg से प्लस Mg से कराते हो ना शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, याद करो Mg इस तरह से Br बनता ना। आप कहना ब्यूटाइल क्लोराइड का एल्कोहलिक में जब करते हैं तो H2O निकलता है, एल्कोहलिक में करते हैं ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो मैं बताता हूँ, ब्यूट है ना, ब्यूटिल क्लोराइड। अब क्या करोगे KOH से, किससे करोगे KOH से, यहाँ पे KCl तो बनेगा, क्या बनेगा KCl, लेकिन OH H लेके देखो C से गया तो H बराबर वाले से जाएगा, H और OH मिलके क्या बनाएंगे H2O भी बनाएंगे। अब आपको पता है ये इससे गया ये इससे गया तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे एक H बचा ना CH डबल वन CH2 CH डबल वन CH2, ये सिंगल। ब्रोमीन क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, ये तो सिंपल है आप कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन Cl को लगा के जल अपघटन कर देना, H2O से रिएक्शन करा देना वो निकल जाएगा। इसमें अथवा आते, ये भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सेम है, मैं बता देता हूँ, उसमें से एक ही करना होता है लेकिन मैं दोनों बता देता हूँ। देखो ये किस में जाएगा प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में माइनस में ऐड करके बना दोगे, ये किस में जाएगा प्लस में, ये माइनस में ऐड करके बना दोगे। यहाँ पे रिएक्शन मैंने कराई थी, जब कोई गैस बन रही है तो गैस बना दो, क्या बनेगा SO2, और यहाँ पे क्या बनेगा एक H लेके HCl और क्या बचा आपका Cl बचा, और जिससे जुड़ जाएगा किससे CH3 CH2 CH2Cl। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से करी थी हमने। यहाँ पे इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो कितनी बार बताया, जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक एक दोनों से जुड़ जाता है, लेकिन मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है माइनस वाला उससे जोड़ोगे जिस पे H कम होंगे। तो आपको पता है ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा, तो माइनस वाला किससे जुड़ेगा जिस पे H कम होंगे, H कम किस पे है इस पे एक इस पे दो, तो Br इधर जुड़ेगा H इधर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH से Br जोड़ दो और यहाँ पे दो H है एक H, ये कितना हो गया CH3। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सेम ही है। इस पे देखो एक भी नहीं है, इस पे ये है, तो Br किधर जाएगा C पे। कॉलवे अभिक्रिया राइमेंटीमेन, ये तो मैंने सब कराई है। कॉलवे अभिक्रिया राइमेंटीमेन और विलियम संश्लेषण, एक आदमी करा देता हूँ बाकी आप ट्राई कर लेना। विलियम संश्लेषण जैसे मान लो CH3 CH2ONA प्लस किससे करा दो, कोई भी हैलाइड ले लिया हमने CH3 CH2Cl और किसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की, तो ये क्या होगा NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl क्या होगा अपना बाहर हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे ईथर बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 बस। और ये राइमेंटीमेन कॉलवे ये करिए, और अपना क्या है ठीक है, आप इसको ट्राई करना। ये वाला विलियम संश्लेषण और कॉलवे CO2 से कराते हैं ना और बन जाता है हमारा वो ये। अब तनु फिनोल से ये करानी है CS में, ये ऑर्थोपैरा वाले कराए थे, ऑर्थोपैरा वाले नहीं कराए थे। ये देखो जैसे फिनोल है अपना, क्या है फिनोल है OH, और मैंने बोला था कि फिनोल जो होता है ऑर्थोपैरा पे देता है, किस पे देता है, और मैंने वहां पे ये भी समझाया था कि NO3 क्या देता है NO2 प्लस देता है, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो एक बार पैरा पे जोड़ दो, वही वाले तो हैं, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो NO2 और एक बार पैरा पे जोड़ दो, राइट। इसी तरह से सेम यहाँ पे CS में करोगे ब्रोमीन को तो Br क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा एक बार पैरा पे, KMnO4 के साथ प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO के साथ
ऑक्सीकरण करते हो तो ऑक्सीकरण में आपको पता है कि क्या होता है, ऑल काय में चेंज हो जाता है, ऑल, अरे OH ग्रुप काय में चेंज हो जाता है, तुम्हें पता नहीं है OH काय में चेंज हो जाता है, OH COOH में चेंज हो जाता है, पहले भी किया था अभी क्वेश्चन, OH ग्रुप काय में चेंज हो जाएगा, COOH में। अब देखो यहाँ पे करना है आपको, ये भी सेम है, जैसे मैं बताता हूँ कि आप इसे एक साइड रखो और इसे एक साइड रखो, फिर माइंड से सोचो कि इससे ये कैसे बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो अथवा में जो दिया है आप ये कर लो या ये कर लो, तो शायद, हाँ ये क्या है, कारण बताइए, कारण बताइए, अरे ये आपको ट्राई करना है, कुछ आप भी तो कर लो, मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम लग जाएगा। अब पेपर भी खत्म हो गया, देखो अपना, एथिलैमीन जल में विलय है, एनिलीन नहीं है। जल में कौन विलय होगा, जल में कौन विलय होगा, जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो सीधी सी बात है एथिलैमीन जो है क्या है हमारा, एथिलैमीन CH2, मैंने क्या बोला था, और हमारा ये जल है। अब इसके पास OH है, जल के पास क्या है OH, और इसके पास NH2, और मैंने बताया था कि NH और OH हाइड्रोजन बॉन्ड, OH OH हाइड्रोजन बॉन्ड, NH NH हाइड्रोजन बॉन्ड, HF हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बीच क्या बन जाएगा, तो जल, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी और घुल जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती तो नहीं घुलती, तो क्या लिखोगे आप, एथिलैमीन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है इसलिए वो विलय है, एनिलीन नहीं बनाती इसलिए अविलय। एनिलीन फ्रीडल फ्रॉस्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, इसका रीजन भी ये है कि जब फ्रीडल फ्रॉस्ट अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे प्लस अटैक करता है, प्लस अटैक करता है, और प्लस जो होता है एनिलीन के लॉन्ग पेयर के वजह से अटैक नहीं कर पाता, लॉन्ग पेयर होता है एन पे लॉन्ग पेयर जो होता है, ये तुम्हारे लेवल की बात ना, ये बड़े लेवल की बात है, क्योंकि पता है फ्रीडल फ्रॉस्ट में कौन सा अटैक करता है, प्लस अटैक करता है, कौन सा अटैक करता है, प्लस, तो एनिलीन दिक्कत देती है वहां पे, हाँ इसलिए नहीं देती। अब ये बोला एरोमेटिक एमीन के डाइएथेनॉल लवण एलिफेटिक एमीन के लवण से अधिक स्थायी होते हैं, ये होता है रेजोनेंस की वजह से, ये भी आउट ऑफ आपके दिमाग से बाहर है। एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है ना, डाइएथेनॉल लवण, एरोमेटिक एमीनों के डाइएथेनॉल लवण एलिफेटिक एमीनों के डाइएथेनॉल लवण से अधिक स्थायी होते हैं। देखो एरोमेटिक के ये होंगे Na2Cl, ये होगा, और उसके क्या होंगे, उसके क्या होंगे एलिफेटिक के, देखो एक तो है हमारा एरोमेटिक एमिनो, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला, डाइएथेनॉल लवण, और एक है एलिफेटिक एमिनो के डाइएथेनॉल लवण, तो ये एरोमेटिक का हो गया, एलिफेटिक का हो गया डाइएथेनॉल लवण। इसमें होता है रेजोनेंस, बेंजीन क्या दिखाती है, रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, तो आप साफ साफ बता सकते हो रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, रेजोनेंस की। और ये देखो एथेनोइक NH3Cl2, ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपको करनी है और ये वाला करना है, और हमारा क्या पूरा पेपर सोल्व हो गया। कुछ इक्वेशन मैंने इसमें छोड़ी कि आप ट्राई करें, तो क्या है, ये मॉडल पेपर से एक ओवरव्यू मिलता है कि पेपर आता कैसा है, और आप क्या करें, इसे अच्छे से करें और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करके हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, और अभी तो टाइम है, आप मेहनत करके अपना आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से समझे, देखें, और किस तरह से कहाँ पे आपकी दिक्कत है उसको रिजॉल्व करें। तो आज की क्लास क्या है, हम यहीं पे क्लोज करते हैं।